So in the last class we had discussed about the conjunction, connectors जो होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था. Before we jump to connector or conjunction, a quick recap कर लेते हैं of what we had done in the last class. So we had discussed every single language has their own alphabet. ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, हिंदी के, रशियन, चाइनीज, एवरी सिंगल लैंग्वेज हैज देयर ओन अल्फाबेट. अल्फाबेट के अंदर कुछ लेटर्स होते हैं, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 लेटर्स. उन लेटर्स को जब हम शफल करते हैं, कुछ मीनिंगफुल निकल के आता है या मीनिंगफुल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ड. जैसे 3 लेटर लिए हमने OYB, तो ये अपने आप में तो मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन शफल करके इसका BOY बना दिया, तो बॉय मीन्स मेल, है ना. तो यंग मेल को हम क्या बोल देते हैं, बॉय बोल देते हैं. तो ये वर्ड हो गया आपका. इसी तरह से फ्रेज होता है, व्हेन यू से सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच इज मेकिंग सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, उसको हम बोलते हैं फ्रेज. जैसे बॉय से पहले अ बॉय, 2 बॉयज, 5 बॉयज, इस तरह की चीजें बना दी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा. देन वी डिस्कस अबाउट द क्लॉज. क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, और जिसमें एक होगा आपका सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट. तो कोई ऐसी चीज जिसको हम एक सब्जेक्ट हो और एक उसमें प्रेडिकेट हो, या इन पार्ट में हम डिवाइड कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉज. और हम क्लॉज को ही क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. देन वी आर आल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्लॉजेस. तो 2 तरह के क्लॉज बताए थे, मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको बोलते हैं, मेन या इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं. दूसरा टाइप का आपका क्लॉज हो जाएगा सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, मेन क्लॉज ऐसा होता है जो अपने आप में मीनिंगफुल है, अपने आप में रह सकता है, इसको दूसरे क्लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है. और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होगा जो अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है, जब तक कि इसके साथ मेन क्लॉज एडेड ना हो. जैसे कि डाइवर्स ऑफन वेयर वेटसूट्स, एक ये क्लॉज हो गया. विच आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक डाइवर इक्विपमेंट, एक ये क्लॉज हो गया. तो यहाँ पे डाइवर्स से लेकर वेटसूट्स तक अगर यहाँ मैं कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दूं, तो ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस है. और ये क्लॉज भी है, क्यों, क्योंकि डाइवर्स इसमें सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ पार्ट ऑफन से लेकर सूट्स तक ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. क्योंकि अपने आप में रह सकता है पूरा का पूरा क्लॉज, इस वजह से ये आपका मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज. लेकिन व्हेन यू गो टू विच से लेकर इक्विपमेंट, तो ये क्लॉज अपने आप में नहीं रह सकता, क्योंकि व्हेन आई से विच आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक डाइविंग इक्विपमेंट, देन यू आर गोइंग टू आस्क मी व्हाट विच, है ना. देन आई हैव टू से डाइवर ऑफन वेयर वेटसूट्स. तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, विच से लेकर इक्विपमेंट, ये अपने आप में नहीं रह सकता. ये तभी मीनिंगफुल है जब इसके साथ ये मेन क्लॉज होगा. तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, विच से लेकर इक्विपमेंट, ये आपका सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा. राइट एवरीवन? Yes, तो sir. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस. इसके बाद हमने टाइप ऑफ, अब इनको जब हम कनेक्ट करते हैं, 2 क्लॉजेस को हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कुछ कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जिसको हम कंजंक्शन भी बोलते हैं. 3 तरह के आपके कंजंक्शन या कनेक्टर्स हमने पढ़े थे लास्ट टाइम. एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जिसमें आपका बट, एंड, नॉर, येट, और ये वाले वर्ड आते हैं. इसके लिए हमने एक एक्रोनिम भी पढ़ा था, निमानिक था, जिसका नाम था बैन्यू. बैन्यू स्टैंड्स फॉर बट, एंड, नॉर, येट एंड और. तो जब भी इन वर्ड से हम 2 मेन क्लॉजेस को जोड़ेंगे, तो ये जो कनेक्टर्स हैं आपके बैन्यू, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. राइट. दूसरा टाइप का कंजंक्शन था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो और ज्यादा मीनिंगफुल होता है, मीनिंग देता है किसको, मेन क्लॉज को, और ये क्लैरिफाई करता है अच्छे से, एक्सपैंड करता है मीनिंग किसका, मेन क्लॉज का. तो द कंजंक्शंस अदर देन बैन्यू आर गोइंग टू बी अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे इफ हो गया, सो दैट, बिकॉज, व्हाइल, प्रोवाइडेड, एज हो गया, एज सून एज हो गया, ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. फिर थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन होता है जो आपका कोरिलेटिंग कंजंक्शन है. कोरिलेटिंग कंजंक्शन वो होंगे जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, जैसे नीदर नॉर हो गया, ईदर और हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया. ठीक है, ये सारे के सारे आपके कोरिलेटिंग कंजंक्शन हो जाएंगे. देन वी डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, दे आर 5. बैन्यू, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, बैन्यू स्टैंड्स फॉर बट, एंड, नॉर, येट एंड और. और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, किस तरह के क्लॉजेस को जोड़ता है, मेन, प्रिंसिपल या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को. राइट एवरीवन? और जो इस तरह का सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, जो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के बनता है सेंटेंस, इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड सेंटेंस. टाइप ऑफ सेंटेंस याद है, लास्ट क्लास में पढ़े थे. Yes, sir. We have discussed compound sentence, complex sentence and simple sentence.
तो जो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के सेंटेंस बनेगा उसको बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। जो एक मेन क्लॉज होता है उसी को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बैन्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बैन्यू स्टैंड्स फॉर बट, एंड, नॉर, येट एंड और। व्हेन यू यूज दिस कंजंक्शन टू जॉइन टू ऑफ द मेन क्लॉजेस, तो हम कंजंक्शन इस टाइप का जो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और इस तरह का जो सेंटेंस बनेगा उसको बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे एंड स्टैंड्स फॉर इन एडिशन टू, नॉट स्टैंड्स फॉर एंड नॉट, बट का मतलब होगा हाउएवर, और का मतलब होगा ईदर, येट का मतलब होगा बट। ओके एवरीवन, एक चीज और जो हमने समझी थी, व्हेन वी हैव टू इक्वल आइडियाज, ठीक है, तो हम यूज करते हैं कौन से वर्ड का, एंड का। या हम क्या मीनिंग देना चाह रहे हैं, इन एडिशन टू, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड का। अगर आपके पास टू अपोजिट आइडियाज होंगे तो हम यूज करेंगे बट का या फिर येट का। इसके अलावा अगर आपके पास टू नेगेटिव आइडियाज होंगे तो हम यूज करेंगे किस वर्ड का, नॉट का। अगर आपके पास होगा वी हैव टू आइडियाज, ठीक है, बट वन ऑफ द थिंग इज पॉसिबल, टू आइडियाज बट वन ऑफ द थिंग इज पॉसिबल, तो वहां पे हम यूज करते हैं किस वर्ड का, और। जैसे अगर एक सेंटेंस है राम गोज टू स्कूल, श्याम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड प्रेफर करेंगे हम लोग, तो एंड लगा देंगे, है ना। तो वी कैन से राम एंड श्याम गो टू स्कूल राइट, क्योंकि दो अलग अलग आइडियाज हैं, दोनों के दोनों स्कूल जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका। अगर दो अपोजिट आइडियाज होंगे जैसे कि ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, तो दो अपोजिट आइडियाज हैं इसमें तो हम यहाँ पे बट या फिर एट येट लगा सकते हैं, जैसे ही इज पुअर बट हैप्पी, या फिर ही इज पुअर बट की जगह हम क्या भी लगा सकते हैं, येट हैप्पी, तो दोनों का मीनिंग सेम आएगा। अगर दो नेगेटिव आइडियाज होंगे, ठीक है, जैसे आई एम नॉट गोइंग देयर, ही इज नॉट गोइंग देयर, क्या बन जाएगा, आई नॉट ही इज गोइंग देयर। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, नीदर आई नॉर ही इज गोइंग देयर, पर नीदर नॉर लगाओगे तो कोरिलेटिव हो जाएगा, और सिर्फ नॉर से बनाओगे तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेगा। ऐसे अगर आपके पास टू आइडियाज है बट वन ऑफ द थिंग इज पॉसिबल, जैसे कि दे विल विन, वे विल विन, तो दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी, राइट। या तो टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी, या तो हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, तो वी हैव टू चूज वन ऑफ देम, तो वी आर गोइंग टू से दे और वी विल विन। तो जब आपके पास एडिशनल कोई चीज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, टू इक्वल आइडियाज है, तो हम एंड लगा के सेंटेंस बनाते हैं। जब आपके पास अपोजिट आइडियाज हैं, ठीक है, तो बट और येट लगा के सेंटेंस बनाएंगे। जहां जहां पे आपके पास चॉइस नेगेटिव सेंटेंस है, दो नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ नॉट लगा के सेंटेंस बनाते हैं। जहां पे आपके पास चॉइस है कि वन में से एक चीज होगी, तो वहां पे आप लगाओगे और लगा के सेंटेंस। और यहाँ पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो या तो एंड है या नॉर है, बट है और है, येट है, यानी हम जो कंजंक्शन यूज कर रहे हैं वो आउट ऑफ बैन्यो आ रहा है, बट एंड नॉर येट और से, राइट एवरीवन। और जितने भी सेंटेंस हैं आपके, राम एंड श्याम गो टू स्कूल, यहाँ पे दो आपके कैसे मेन क्लॉजेस हैं, अपने आप में स्टैंड करने वाले आपके क्लॉजेस हैं, और ये वर्ड आपका कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होगा आपका, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, कैसा सेंटेंस है ये, जस्ट गाइस कैसा सेंटेंस है ये, सर दोनों को ऐड कंपाउंड हो जाएगा ये, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कंपाउंड सेंटेंस। ये जितने भी सारे के सेंटेंस है, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड सेंटेंस है। और जो ये बीच में कंजंक्शन लग रहे हैं, और, नॉर, बट और येट
एंड, ये किस तरह के कंजंक्शन रहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Coordinating. ठीक है, नाउ वन थिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ये हमेशा क्या होंगे? बीच में लगेंगे। जो मेन क्लॉजेस हैं उनके बीच में लगेंगे, और इनको हम ज्यादातर यूज करते हैं ताकि हम शॉर्टन कर सकें सेंटेंसेस की लेंथ के। जो सिंपल सेंटेंस है उनकी लेंथ को शॉर्टन कर सकें। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Okay. यस सर। देखो यहाँ पे आई वॉन्ट दोनों दो बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो रिपीटिशन है उसको कम करने के लिए वी कैन ज्वाइन देम यूजिंग एंड। ये बन जाएगा आई वॉन्ट एन ऑमलेट एंड अ ग्लास ऑफ लेमनेड। ही वेंट टू बेड एंड टू स्लीप, तो ये ही वेंट टू, तो ये ही वेंट टू को हम रिमूव कर सकते हैं। वी कैन से ही वेंट टू बेड एंड स्लीप। यू कैन हैव द चॉकलेट मूज और द लेमन टार्ट, तो दोनों में से कोई एक चीज आप कह रहे हो कि दोनों में से कोई एक चीज लेनी है। अगर दोनों लेनी है तो एंड लगा दोगे, दोनों में से एक चॉइस बनानी है तो ये बन जाएगा यू कैन हैव द चॉकलेट मूज और द लेमन टार्ट। दे विल विन, दे विल लूज, तो या तो वो जीतेंगे या हारेंगे, यानी दोनों में से एक चीज होगी, तो ये बन जाएगा दे विल विन और लूज। तो जो सिंपल सेंटेंस से आप शॉर्टन करना चाहते हो लेंथ, तो या तो आप कंपाउंड सेंटेंस बना के बनाओगे, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना के लगा के सेंटेंस बनाओगे, या फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो, जिसके लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर सम मोर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, या फिर कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन व्हिच इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इनका काम क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं ये क्लैरिफाई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं मीनिंग ऑफ द मेन क्लॉज, और ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू नीड द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज हमेशा चाहिए, तभी जाके ये मीनिंगफुल बनेगा। इसमें whenever you want to give the cause, ठीक है, कॉज बताना है या फिर रीजन बताना है, तो इसके लिए हमने कंजंक्शन पढ़े थे कि हम या तो एज लगा के सेंटेंस बनाते हैं, बिकॉज लगा के बनाते हैं, फॉर लगा के बनाते हैं, या फिर सिंस लगा के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई कह रहा है आई एम स्टडिंग, आई हैव एग्जाम टुमारो, यहाँ तो ये मेन क्लॉजेस, लेकिन अगर मैं ये बना दूं आई एम स्टडिंग बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो, तो यहाँ पे आप क्या होगा? एक आपका मेन क्लॉज बन गया, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गया, क्योंकि आई एम स्टडिंग अभी भी अपने आप में रह सकता है, बट बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो ये नहीं रह सकता। इस वजह से ये पूरा का पूरा आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया और आई एम स्टडिंग आपका मेन क्लॉज हो गया। राइट। एक और चीज है, यहाँ पे हमने आई एम स्टडिंग बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो, यहाँ पे हम रीजन दे रहे हैं कि भाई वो पढ़ाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका एग्जाम है कल। यहाँ पे बिकॉज के अलावा हम एज लगा सकते हैं, इसकी जगह हम सिंस लगा सकते हैं, इसी की जगह हम क्या लगा सकते हैं? फॉर लगा सकते हैं। सबका मीनिंग क्या आएगा? एक ही मीनिंग निकल के आएगा। जब भी कॉज देना, रीजन देना, तो वी कैन यूज एज, बिकॉज, फॉर या फिर सिंस। राइट। अब ध्यान रखना, जब आप मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ऐड करोगे, जो टाइप ऑफ सेंटेंस निकल के आएगा वो आपका कैसा सेंटेंस होगा? दिस सेंटेंस गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ आया सबको? एवरीवन, जब मेन क्लॉज Yes, के sir. सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ोगे, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ के सेंटेंस बनाओगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है आपका। इससे क्या होगा? जो सेंटेंस है वो बहुत निखर के आएगा, उसका मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होगा जो आप बताना चाह रहे हो, क्लैरिफिकेशन उसमें ज्यादा होगा, एक्सपैंड करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा मीनिंग को। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो आप लगाओगे एंड, आप कहोगे आई एम स्टडिंग एंड आई हैव एग्जाम टुमारो, पर आप वो एंड लगा के वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहे हो जो बिकॉज, सिंस, एज, फॉर लगा के दे पा रहे हो। दैट्स व्हाई नॉर्मली वी मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस से क्लियर मीनिंग नहीं निकल के आ पाता, इस वजह से हमें कुछ ना कुछ और कंजंक्शन चाहिए होता है। ओके एवरीवन, इसी तरह से सो एंड सो दैट का यूज करेंगे, इसकी जगह हम एक और वर्ड यूज करते हैं देयरफॉर। तो जब भी हमें पर्पस दिखाना है
कि भाई ये काम करने के पीछे ये पर्पस था, तो वहां पे हम सो दैट एंड देयरफॉर का यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रास्टिव नेचर दिखाना है, यानी टू अपोजिट आइडियाज को दिखाना है, तो हम यूज करते हैं ऑल्दो, दो का। इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इसका यूज करेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट का यूज करेंगे। या फिर हम यूज करते हैं इसमें इवन दो का। तो जहां जहां पे टू अपोजिट आइडियाज हैं, यानी इन प्लेस ऑफ येट और बट, वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। अभी एक सेंटेंस समझा था हमने थोड़ी देर पहले, जैसे कि ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। यहाँ पे दो अपोजिट आइडियाज हैं या नहीं? यस गाइस, डू वी हैव अपोजिट आइडियाज? शिवांश, Yes, sir. ख्याति, है ना अपोजिट आइडियाज? Yes, sir. तो यहाँ पे हम बना देंगे ही इज पुअर येट हैप्पी, या फिर हम क्या लगा देंगे, बट हैप्पी करके सेंटेंस बना देंगे। क्योंकि इतना अच्छा मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे जितना हम ऑल दो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इवन दो से हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो ये तो आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। इसी को आप और अच्छे से मीनिंगफुल निकाल के आप बताना चाहते हो तो बन जाएगा ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। या फिर आप क्या कह सकते हो, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। या फिर आप क्या कह सकते हो, इवन दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। या फिर आप कहोगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज पुअर ही इज हैप्पी। या फिर डिस्पाइट द फैक्ट दैट he is poor he is happy। तो आप बताओ, अगर आप बट और येट लगा के सेंटेंस बनाओगे, वो ज्यादा अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाएगा, या ऑल दो इवन दो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ये ज्यादा अच्छे मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाएंगे? कौन से वर्ड ज्यादा बढ़िया सेंटेंस बनाएंगे? Sir, although दो वाले। है ना, ये वाले वर्ड्स हमें ज्यादा यूज करने चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है गाइस, राइट। नाउ वन मोर थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, इसमें देखो इंस्पायर द फैक्ट दैट और डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इनमें ही आपको ध्यान रखना है। जब भी हम इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूज करेंगे, तो इसके साथ जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस फॉर्म में होना चाहिए। सेंटेंस फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट वर्ब इस तरह से बनेगा। इसके अलावा हम इंस्पाइट ऑफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज करते हैं विद आईएनजी। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसी के साथ इंस्पाइट ऑफ लगा दो या फिर डिस्पाइट लगा दो। अभी मैं सेंटेंस समझाऊंगा, देन यू विल गेट दी क्लैरिटी। तो जब भी आपके पास इज, एम, आर से सेंटेंस होगा तो बीइंग लगाएंगे। ठीक है, या तो आप कहोगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग, या फिर कहोगे डिस्पाइट बीइंग। अगर आपके पास वर्ड में हैज है, हैव है या हैड है, तो आप लगा दोगे हैविंग। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज और वर, ये बन जाएंगे आपके बीइंग। और इंस्पाइट तो हम कहेंगे इंस्पाइट ऑफ बीइंग, डिस्पाइट बीइंग, ये आपके वर्ड्स बनेंगे। हैज, हैव, हैड होगा तो हैविंग बन जाता है इसका, और सेंटेंस बनेगा कुछ इंस्पाइट ऑफ हैविंग और डिस्पाइट हैविंग। अगर कोई वर्ब दी है आपको, तो वर्ब को चेंज कर देना है आईएनजी में, तो वर्ब के साथ हम यूज करना है फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद आईएनजी। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, लेट्स टेक दैट सेंटेंस ओनली। ये सेंटेंस ले रहा हूं मैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज पुअर ही इज हैप्पी। तो इसी सेंटेंस को हम और अच्छे से बना सकते हैं। इसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज यूज हो रहा है, तो इसी को हम चेंज कर देंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज हैप्पी। समझ आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसी को आप क्या भी कह सकते हो, डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज राइट। ऐसे ही जैसे ही हैज अ लॉट ऑफ मनी ही इज नॉट हैप्पी। पैसा तो बहुत है उसके पास, वो खुश नहीं है।
तो आप कई तरह से सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे हैज का यूज कर रहे हैं हम, तो आप बना सकते हो इवन दो, ऑल दो, और पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्म लिख दो। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, कॉमा लगा दो यहाँ पे, एंड ये बन जाएगा ही इज नॉट हैप्पी। या फिर आप क्या बना सकते हो सेंटेंस, क्या बन सकता है एवरीवन? वी कैन से डिस्पाइट द फैक्ट दैट, in spite of the fact that, और पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा इसमें। अब क्योंकि इसमें हैज है तो आप क्या कह सकते हो? डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ही इज नॉट हैप्पी। या तो ये बनाओ, या फिर इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी इज नॉट हैप्पी। तो ये सारे के सारे जितने यहाँ पे आपने सेंटेंस बनाए, इवन दो, ऑल दो से, या फिर डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट से, या फिर डिस्पाइट हैविंग, इन स्पाइट हैविंग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग, तो ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ज्यादा अच्छे से मीनिंग आप क्लियरिटी से बता सकते हो, एंड बेटर मार्क्स आर अवॉर्डेड, राइट? अगर इसी को कंपाउंड बनाना हो तो क्या बन जाएगा? he has a lot of money but he is not happy। बट की जगह क्या भी लगा सकते हो आप? yet he is not happy, राइट एवरीवन? तो ज्यादा अच्छे सेंटेंस कौन से हैं? Yes, sir. कॉम्प्लेक्स वाले या कंपाउंड वाले? So complex. कॉम्प्लेक्स, राइट? अच्छे मार्क्स भी कॉम्प्लेक्स से मिलेंगे। तो जब भी आपके पास दो अपोजिट आइडियाज हो, जो आपको लग रहा है कि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, और आपको लिखने होना सेंटेंस बनाना है, तो ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स, इवन दो, ऑल दो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, या डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, राइट? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे समझते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब होता है टाइम रिलेटेड वर्ड। आफ्टर, बिफोर, अनटिल, व्हाइल, इनका हम यूज करते हैं क्लॉजेस के साथ, ठीक है? जब इनको एक क्लॉज के साथ आप लगा दोगे तो ये आपके टेम्पोरल है, टाइम रिलेटेड वर्ड है। ये आपके प्रिपोजिशन भी होते हैं। अगर टाइम के डायरेक्ट पीछे लगा रहे हो तो प्रिपोजिशन है, क्लॉज के पीछे लगा रहे हो तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके अलावा इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, व्हेनेवर, व्हाटएवर, इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं कंडीशनल में और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा शुड भी होता है, शुड को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ इफ। ऐसे एक सेंटेंस है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो इफ का मतलब ऐसा नहीं कि इफ ही यूज करना है, इफ की जगह आप व्हेन लगा सकते हो, इसी की जगह आप शुड लगा सकते हो, इसी की जगह आप व्हेनेवर लगा सकते हो, इसी की जगह आप क्या लगा सकते हो? You can use the word like provided, you can use the moment, we can use, इसकी जगह आप लगा सकते हो as, कर सकते हो as soon as, लगा सकते हो। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो हम किस जगह यूज करते हैं? if की जगह। जैसे if you heat ice it melts, तो यहाँ पे क्या भी बना सकते हो आप सेंटेंस, अगर आपको इनमें से कोई एक वर्ड लगाना। तो कैन वी से should you heat ice it melts, बना सकते हैं? यस ना? बनेगा बेटा। तो ये चीज समझनी है, इफ की जगह ये सारे वर्ड अलाउड हैं यूज करना। इफ की जगह व्हेन लगा दो, जहां जहां इफ लग रहा है व्हेन लगा दो, जहां जहां व्हेन लग रहा है शुड लगा दो, शुड लगना नहीं लगाना व्हेनेवर लगा दो, प्रोवाइडेड लगा दो। तो शुड यू हीट आइस इट मेल्ट्स, बिल्कुल सही है। शुड नहीं लगाना पसंद तो व्हेन लगा दो, व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स। व्हेन नहीं पसंद आ रहा तो क्या लग जाएगा? व्हेनेवर लगा दो, व्हेनेवर यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये भी पसंद नहीं आ रहा तो प्रोवाइडेड यू हीट आइस इट मेल्ट्स। द मोमेंट लगा सकते हो, यू हीट आइस इट मेल्ट्स, एज यू हीट आइस इट मेल्ट्स, एज सून एज यू हीट आइस इट मेल्ट्स। क्या मीनिंग चेंज हो रहा है? इज द मीनिंग गेटिंग चेंज? No, sir. नहीं, सबका मीनिंग No, सेम, sir. ठीक है? तो इफ की जगह वी कैन यूज दीज वर्ड, शुड, व्हेन, व्हेनेवर, प्रोवाइडेड,
द मोमेंट और एज सुन एज। ठीक है, ये कंडीशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, एक और वर्ड यूज करते हैं दैट, ये दिखाने के लिए यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। एक तो इसका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में यूज करेंगे, और कॉन्सिक्वेंस अगर हमें कभी दिखानी हो, सो वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड दैट। अच्छा, दैट जो है आपका एक इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल वर्ड है। क्या एक्सेप्शन है उसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैन कम ईदर बिफोर आफ्टर द मेन क्लॉज। जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, वो या तो बिगनिंग में लगा दो या कहाँ लगा दोगे, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि ये सेंटेंस था, इसी को लेते हैं, शुड यू हीट आइस इट मेल्ट्स। या इस सेंटेंस को लेते हैं, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। सही है सेंटेंस या नहीं है? सेंटेंस सही है नहीं? सही है, राइट। इसी को हम क्या भी कह सकते हैं, वी कैन से आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, कह सकते हैं। यस सर। Yes, sir. तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने कंजंक्शन से शुरू किया सेंटेंस, तो जब भी आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से सेंटेंस शुरू करोगे तो मेन क्लॉज से पहले क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है। और जब आप मेन क्लॉज से शुरू करोगे और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आप बीच में यूज कर रहे हो, तो आपको कॉमा नहीं लगाना है। समझ आ रहा है? लाइक इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो हमने कॉमा लगाया मेन क्लॉज से पहले। जब हमने आइस मेल्ट से शुरू किया, ये मेन क्लॉज है। इफ यू हीट इट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पे आपने बीच में रखा है इसको, तो कॉमा नहीं लगाना है। समझ आया एवरीवन? चलो आगे समझते हैं। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शन टू इट। वैसे होता ही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, बट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक तो जो दैट वाला क्लॉज होता है, ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये हमेशा कहाँ पे आएगा, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। और दूसरा, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी कभी हम इफ और वेदर लगाते हैं। ये भी आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, पर ये भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये भी हमेशा मिडिल में आएंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही आस्क्ड द पुलिसमैन इफ और वेदर ही न्यू ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट बना है। यहाँ पे इफ और वेदर आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यूज करे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे आप कि इसको रिप्लेस कर दिया, इसको उठा के बीच स्टार्टिंग में रख दिया। लाइक अगर आप कहोगे इफ और वेदर ही न्यू ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट ही आस्क्ड द पुलिसमैन, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा प्लीज, क्योंकि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में इफ और वेदर जो हम यूज करते हैं वो मिडिल में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आने वाला है। ओके। इसी तरह से दिस आइसक्रीम इज सो गुड दैट आई एम गोइंग टू हैव अनदर वन, ये सही है, लेकिन जो दैट क्लॉज होता है ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, दैट क्लॉज हमेशा मिडिल में आएगा। आप ये नहीं कहोगे दैट आई एम गोइंग टू हैव अनदर वन, दिस आइसक्रीम इज सो गुड, ये गलत हो जाएगा। तो एक तो आपको दैट क्लॉज का याद रखना है कि दैट क्लॉज हमेशा मिडिल ऑफ द सेंटेंस आता है। कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरा, इफ और वेदर अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो यूज कर रहे हो, तो फिर वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, वो हमेशा मिडिल ऑफ द सेंटेंस आएंगे। यहाँ तक क्लियर है चीजें? Yes, sir. ऐसे द मैन सेड दैट ही वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क, तो ये सही होगा। बट अगर मैं इसको चेंज करूं, दैट ही वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क कॉमा द मैन सेड, तो ये गलत हो जाएगा। Right? लेकिन जब कंडीशनल आप बना रहे हो, कंडीशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहे हो, कंडीशन बना रहे हो, तो इफ से अगर शुरू कर रहे हो, तो इफ की जगह एक तो ये सारे वर्ड लगा सकते हो, व्हेन, शुड, व्हेनेवर, प्रोवाइडेड द मोमेंट, एज सून एज। दूसरा, इनको इंटरचेंज कर सकते हो, लाइक इफ यू सी एनीथिंग सस्पिशियस लेट मी नो एट वंस। आप ये भी कह सकते हो, लेट मी नो एट वंस इफ यू सी एनीथिंग सस्पिशियस। कोई डाउट? अच्छा, कौन से वर्ड है जो हम इफ की जगह यूज कर सकते हैं? क्या लगा सकते हैं यहाँ सर पे? व्हेनेवर। हाँ, शुड लगा सकते हैं, Yes, sir. When. व्हेन लगा सकते हैं, व्हेनेवर लगा सकते हैं, एज लगा सकते हैं, एज सून एज लगा सकते हैं, द मोमेंट लगा सकते हैं। सबका मीनिंग क्या होगा? सेम होगा, है ना? और अच्छा बनाना है तो एक हम वर्ड यूज करते हैं, प्रोवाइडेड वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो इफ you see anything suspicious, let me know at once. Should you see anything suspicious, let me know at once.
When you see anything suspicious, let me know at once. The moment you see anything suspicious, let me know at once. Provided you see anything suspicious, let me know at once. तो सबका मीनिंग सेम ही आएगा गाइस. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, सो आपका कई बुक्स में दिया होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पर सो को हम इंटरचेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं. इस वजह से सो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, ना कि कोऑर्डिनेटिंग. लाइक ही सेट हिज अलार्म फॉर 5:30 सो ही वुडंट फॉरगेट टू वेक अप, ये भी सही है. या फिर सो ही वुडंट फॉरगेट टू वेक अप, ही सेट हिज अलार्म फॉर 5:30, ये भी सही है. तो हम इसमें इंटरचेंज कर पा रहे हैं, इस वजह से ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ना कि कोऑर्डिनेटिंग. क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ पे लगाते थे हम? जो बैन्यू यूज करते हैं, मिडिल ऑफ द सेंटेंस करते हैं या एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस करते हैं? कहाँ पे यूज करते थे? मिडिल. लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग है उसमें हम सेंटेंस शुरुआत में भी लगा सकते हैं उसे, और बीच में भी लगा सकते हैं. कौन सी एक्सेप्शन है जिसमें जो हमेशा मिडिल में ही आता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है लेकिन मिडिल में ही आता है. दैट विल बी देन ग्रेट. ठीक है. नाउ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इस प्लेस एट द बिगिनिंग, यूज अ कॉमा बिफोर द मेन क्लॉज. जब भी आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिगिनिंग में रख रहे हो तो मेन क्लॉज से पहले आपको कॉमा लगाना है, और उसकी जगह देन और सो नहीं यूज करना है. कई बार हम लोग कहते हैं लाइक इफ यू सी एनीथिंग सस्पिशियस देन लेट मी नो एट वंस, तो वो गलत हो जाएगा. देन नहीं लगाना है, या तो कॉमा लगाओ, ठीक है, या फिर उसको इंटरचेंज करके बना दो सेंटेंस. जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू लंदन बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू जॉब. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. यहाँ पे हमने मेन क्लॉज से शुरू किया, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो इसको बीच में रखा हमने. यहाँ पे कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन जब मैं बिकॉज से शुरू करूंगा तो कॉमा लगाना पड़ेगा मेन क्लॉज से पहले. जैसे बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, कॉमा आई एम गोइंग टू लंदन. लेकिन अगर मैं कहूँ बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू जॉब देन आई एम गोइंग टू लंदन और सो आई एम गोइंग टू लंदन, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग. उसका रीजन ये है क्योंकि ये भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया और ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. तो क्या दो सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते गाइस. इस वजह से हम दो इस तरह के कंजंक्शन कभी भी यूज नहीं करेंगे. ठीक है, समझ आया? देन और सो क्यों नहीं लगाना है इस तरह से सेंटेंस में? Yes, sir. तो क्या लगाना है देन और सो की जगह अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस बना रहे हो? Comma. कॉमा लगाना. वेरी गुड. ठीक है, these are more example of subordinate conjunction like I'm going to London because I've got a new job. इसी को इंटरचेंज करके बनाओगे because I've got a new job, तो जॉब के बाद कॉमा आ जाएगा क्योंकि ये मेन क्लॉज है, तो I'm going to London बाद में आ जाएगा. Since it's not raining, तो I'm going to the cinema this afternoon. या आप कह सकते हो I'm going to the cinema this afternoon since it's not raining. दोनों का मीनिंग सेम होगा. since की जगह आप क्या भी लगा सकते हो रीजन देने के लिए? बिकॉज लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? फॉर. तो आप कह सकते हो फॉर इट्स नॉट रेनिंग आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस आफ्टरनून, एज इट्स नॉट रेनिंग आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस आफ्टरनून, बिकॉज इट्स नॉट रेनिंग आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस आफ्टरनून, सिंस इट्स नॉट रेनिंग आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस आफ्टरनून. सबका मीनिंग आएगा सेम. ओके. देखो, आई लव हिम आई वुडंट वांट टू मैरी हिम. कोई कह रहा है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा, तो यहाँ पे ऑल दो से बना दिया. ऑल दो की जगह हम क्या लगा सकते हैं? कॉन्ट्रास्टिव नेचर जो होता है, अपोजिट आइडियाज है, दो लगा सकते हैं. इवन दो लगा सकते हैं. डिस्पाइट द फैक्ट दैट लगा सकते हैं, या इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट लगा सकते हैं, है ना? और अगर इसको क्या बनाना है, जब ये सेंटेंस है आपके पास, अगर आपको इसको सिर्फ और सिर्फ किससे बनाना है? डिस्पाइट से बनाना है, तो लव का क्या बन जाएगा? डिस्पाइट लविंग हिम आई वुडंट वांट टू मैरी हिम. या फिर डिस्पाइट की जगह आप क्या भी लगा सकते हो? इन स्पाइट ऑफ लविंग हिम आई वुडंट वांट टू मैरी हिम. सबका मीनिंग क्या है गाइस? सेम है. तो इतनी सारी चॉइसेस हैं आपके पास. व्हेन यू मेक द सेंटेंस यू कैन मेक इट दिस वे. कोई डाउट?
यस, कोई डाउट किसी को? ठीक है, दीज आर मोर एग्जांपल ऑफ द सेम। अब आगे एक चीज और समझते हैं हम, विच इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिंग कंजंक्शन मतलब ये भी आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो कंजंक्शन यूज कर रहे हैं वो पेयर में यूज करेंगे। जो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है कोरिलेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसी की इलैबोरेटिव फॉर्म होती है आपकी कोरिलेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, जैसे कि अच्छा ये आपके रॉन्ग पेयर हैं। पहले एक बार एग्जांपल देख लें, जैसे बोथ के साथ हम एंड लगाते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, वेदर और नॉट, नीदर नॉर। तो ये हमेशा पेयर में यूज होता है, या तो इनको पेयर में यूज करो, कुछ कुछ इसमें विदाउट पेयर भी यूज करते हैं, बट मैक्सिमम वर्ड्स को हम पेयर में यूज करेंगे। ओके, अब देखो ये कुछ रॉन्ग पेयर हैं, ज्यादातर हम कभी कभी हम गलती करते हैं कि बोथ के साथ हम क्या लगा देते हैं, एज वेल एज। तो ध्यान रखना, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं लगता है, बोथ के साथ क्या लगता है हमेशा, एंड। ईदर के साथ नॉर नहीं लगना है, ईदर के साथ लगना है और। नीदर के साथ और नहीं लगना, नीदर के साथ लगना है नॉर। नो सूनर के साथ लगेगा दैन, THAN। तो देन और वेन ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा। हार्डली के साथ देन और दैन नहीं आता है, वेन आता है, WHEN। स्कार्सली के साथ देन और दैन नहीं आएगा, वेन आएगा। रादर के साथ दैन आता है, THAN। ऑल्दो के साथ ना तो स्टिल आता है ना बट आता है। या तो कॉमा लगाओ सिंपली, या फिर क्या लगा सकते हैं हम, वी कैन यूज येट। तो जो आपके राइट पेयर हैं, दीज आर द राइट पेयर। बोथ के साथ क्या लगाना है एवरीवन, एंड। ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नो सूनर के साथ लगेगा दैन, हार्डली के साथ वेन, स्कार्सली के साथ वेन, रादर के साथ दैन। ऑल्दो के साथ या तो कॉमा लगाओ या फिर क्या लगा सकते हैं, येट लगा सकते हैं। Yes. ओके, ये कुछ और एग्जांपल है आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन के, जैसे कि हमने बोथ से सेंटेंस बनाया। तो माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट। तो सेंटेंस है माइकल कैन रीड, माइकल कैन राइट। तो या तो लिखो माइकल कैन रीड एंड राइट, एंड की जगह हम क्या भी लगा सकते हैं, बोथ एंड एंड। बोथ एंड से सेंटेंस बना रहे हो तो कोरिलेटिंग कंजंक्शन, और सिर्फ एंड लगा के बना रहे हो तो कैसा बन जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो हो गया, नॉट ओनली मैरी बट ऑल्सो गैब्रियल इज फ्रॉम इटली। तो ये भी हम बोथ एंड के साथ ही यूज करते हैं, इसकी जगह यूज कर सकते हैं। इधर और, जब दो चॉइसेस हैं तो या तो और लगा के बनाओ, आई कैन हैव कोला और टी, या तो ये बनाओ या बनाओ आई कैन हैव ईदर कोला और टी। सो के साथ एज लगता है, नो सूनर के साथ दैन, लाइक वी हैड नो सूनर गॉन टू बेड दैन द फोन रैंग। द मोर के साथ दो मोर लगा दो, सो के साथ दैट, हार्डली के साथ व्हेन, सच के साथ दैट, नीदर नॉर वेदर और, एज के साथ एज लगाते हैं हम, रादर के साथ दैन, स्कार्सली के साथ व्हेन। तो ये सारे के सारे पेयर में यूज हो रहे हैं या नहीं, वी आर Yes, यूजिंग sir. देम इन पेयर। ठीक है, तो ये कंजंक्शन आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ही कुछ कुछ पार्ट आपके कोऑर्डिनेटिंग के, कुछ सबऑर्डिनेटिंग के, पर इलैबोरेटिव फॉर्म है, यानी पेयर में यूज होगा, इस वजह से हम इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. चलो कुछ और रूल्स समझेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं रिलेटेड टू दीज वर्ड्स। तो कई बार आपने देखा होगा नॉर, नीदर, नेवर, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नॉट ओनली, जब इनसे सेंटेंस शुरू करते हैं तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं फिर वर्ड यूज करते हैं। जैसे स्कार्सली के साथ हमने आई हैड नहीं किया है, स्कार्सली के साथ क्या किया हमने, हैड आई किया है। Sir, please repeat. देखो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ना, स्कार्सली तो हैड आई किया है या आई हैड किया है, क्या Had किया है I? इसमें, हैड आई। तो क्या रीजन होगा इसका कि स्कार्सली है तो हैड आई किया है, कुछ रीजन है इसका? नॉर्मली तो हम आई हैड लगाते हैं ना, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है कि हम इसमें कुछ पूछ रहे हैं, तब भी हमने हैड आई बनाया। कोई रीजन है इसका, एनीवन? तो एक चीज समझते हैं फिर। सो व्हेनेवर वी हैव नेगेटिव वर्ड्स, जैसे नॉर हो गया, नीदर हो गया, नेवर हो गया, नो सूनर हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली और नॉट ओनली, ये सब के सब वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव हैं। Yes, sir. तो जब भी नेगेटिव वर्ड होंगे उस केस में हम इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब यूज करते हैं, अगर हम सेंटेंस शुरू करें इन नेगेटिव वर्ड से।
तो पहले हम नॉर्मल सेंटेंस समझते हैं, जैसे ही इज अ बॉय, ये आपका नॉर्मल फॉर्म द वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर बाकी सब चीजें। लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब है पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो इंग्लिश में एक रूल है, व्हेन यू वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ द लिसनर, जब आप चाहते हो कि लिसनर को जो भी आप चीज कह रहे हो उस पर वो ध्यान दे, तो हम इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब लगा के सेंटेंस बनाते हैं। स्पेशली जब आपका नेगेटिव वर्ड होगा और आप स्टार्टिंग में इसे लगाओ, तो इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब का यूज करना है, नॉर्मल फॉर्म द वर्ब का यूज नहीं करना है। तो जब भी हम नॉट ओनली से शुरू करेंगे सेंटेंस, तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा, नॉट ओनली कैन आई हियर हिम बट ऑल्सो आई कैन सी हिम। आप ये नहीं कहोगे नॉट ओनली आई कैन हियर हिम बट ऑल्सो आई कैन सी हिम, ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये है बिकॉज व्हेन यू से दिस लाइन, तो डायरेक्ट जो लिसनर होगा उसकी अटेंशन जाएगी कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनाई है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन बाय डूइंग दिस यू आर गेटिंग द अटेंशन ऑफ द लिसनर। तो इस वजह से एक रूल बना है in English, when you want to get the attention of the listener or when you use the negative words at the beginning, तो आपको क्या करना है, inverted form the verb का यूज करना है, यानी पहले helping verb लगानी है और फिर क्या लगाना है, subject लगाना है। Not only I can नहीं होगा, not only can I होगा। ओके बेटा, या तो ऐसे सेंटेंस बनाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन नॉट ओनली बट ऑल्सो ये वाले जो वर्ड है इनको मिडल ऑफ द सेंटेंस लगा दो, लाइक आई कैन नॉट ओनली हियर हिम बट ऑल्सो सी हिम। तो दोनों वेज में आपका सेंटेंस सही है। जब स्टार्टिंग में लगाओगे नॉट ओनली, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है तो इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब लगाओ, जब नॉट ओनली बीच में लगाओगे तो फिर इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब नहीं लगानी है। तो नॉट ओनली कैन आई हियर हिम को ही कहेंगे आई कैन नॉट ओनली हियर हिम। इन दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन अगर नॉट ओनली लगा रहे हो स्टार्टिंग में तो आई कैन नहीं होगा बल्कि होगा कैन आई। समझ आया? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे कुछ और देखते हैं। तो वाइल स्पीकिंग बट ऑल्सो हम रिमूव कर देते हैं, नॉट ओनली के साथ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे नॉट ओनली कैन आई हियर हिम, आई कैन सी हिम टू। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं कि नॉट ओनली आई कैन हियर हिम? No, sir. नहीं, बट कैन आई से आई कैन नॉट ओनली हियर हिम? इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कह सकता हूँ, आई कैन नॉट ओनली हियर हिम, आई कैन सी हिम। Yes, sir. ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने आई कैन से शुरू कर रहे हैं, तो नॉट ओनली हमने बीच में लगाया है, इस वजह से हम इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉट ओनली से शुरू किया था तो कैन आई हियर हिम होगा। अगर मैं कहूँ नॉट ओनली आई कैन हियर हिम, तो क्या ये सही होगा? अगर मैं इसमें इंटर चेंज कर दूं, कैन आई की जगह हमने कर दिया आई कैन, क्या ये सही होगा ग्रामेटिकली? No, sir. रॉन्ग गाइस। तो सिंपल आपको जो याद रखनी चीज वो ये है, इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब यूज करनी है अगर आप कभी भी नॉर, नीदर, नेवर, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नॉट ओनली से सेंटेंस को शुरू कर रहे हो या क्लॉज को शुरू कर रहे हो। जैसे कि और देखेंगे हम सेंटेंस, जैसे आई नीदर लाइक दैट मैन नॉर डू आई डिसलाइक हिम। तो देखो यहाँ नीदर बीच में लगा रहे हैं हम, राइट, लेकिन जो सेकंड क्लॉज यूज कर रहे हैं वहां पे नॉर स्टार्टिंग में लगा रहे हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे आई नीदर लाइक दैट मैन नॉर आई डिसलाइक हिम, ये गलत हो जाएगा, ये बनेगा नॉर डू आई डिसलाइक हिम। अगर नीदर से शुरू करें दोनों, तो ये बनेगा नीदर डू आई लाइक दैट मैन नॉर डू आई डिसलाइक हिम। ओके, आई हैव नेवर बीन टू फ्लोरिडा ऑन हॉलीडे नॉर हैव आई बीन देयर ऑन बिजनेस। तो यहाँ नॉर से शुरू कर रहे हैं तो हैव आई किया हमने, और यहाँ पे नेवर बीच में लगा रहे हैं तो इसमें इनवर्टेड फॉर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसमें नेवर से शुरू करेंगे तो बनेगा नेवर हैव आई बीन टू फ्लोरिडा ऑन हॉलीडे नॉर हैव आई बीन देयर ऑन बिजनेस। ऐसे ही he hadn't done any homework nor had he brought any of his books to class। समझ आ रहा है? Yes or no? Yes. हम ये भी कह सकते हैं we did not get to see the castle nor did we see the cathedral। कई बार आपने सुना होगा कि we say nor did we do that, nor did we go there, nor do we like it। तो वहां पे nor do we, nor did he, इसका लगाने का रीजन ये है क्योंकि जब भी नेगेटिव वर्ड से आप सेंटेंस शुरू करोगे तो आपको इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब का यूज करना है, सो दैट यू कैन गेट द अटेंशन ऑफ द लिसनर। समझ आया एवरीवन? ऐसे ही
नो Yes, सूनर, sir. हार्डली, स्कार्सली आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ अगर स्टार्टिंग में इन्हें यूज कर रहे हो तो इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब आनी ही आनी। जैसे नो सूनर हैड आई ओपन द डोर देन द फोन रैंग। अब मैं ये नहीं कहूंगा नो सूनर आई हैड ओपन द डोर देन द फोन रैंग, क्योंकि नो सूनर कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। हार्डली स्कार्सली हैड द प्लेन टेकन ऑफ व्हेन द पायलट रिपोर्टेड सम ट्रबल, ये सही है। बट अगर मैं कहूँ हार्डली स्कार्सली द प्लेन हैड टेकन ऑफ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द प्लेन के बाद हम हैड लगा रहे हैं, जबकि हमें इन्वर्टेड फॉर्म द वर्ब लगानी थी, व्हिच इज हैड द प्लेन। अगर आप सेंटेंस के बीच में यूज करते हो हार्डली स्कार्सली, देन इट इज फाइन। द प्लेन हैड हार्डली स्कार्सली टेकन ऑफ व्हेन द पायलट रिपोर्टेड सम ट्रबल, तो ये भी सही होगा। ये चीज समझ आई सबको? Yes, sir. चलो, जब नाउ गोइंग बैक टू द सेंटेंस, यहाँ पे मेरे पास सेंटेंस है स्कार्सली हैड आई गॉन टू बेड व्हेन द डोरबेल रैंग। तो क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं? Yes, sir. सही है। अच्छा ख्याति बताइए बेटा, इसको और कैसे बना सकते हो इसमें कि इन्वर्टेड फॉर्म नहीं लगानी? Sir, I had scarcely gone to bed when the doorbell rang. वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो या तो आप स्टार्टिंग में आई हैड से करो सेंटेंस शुरू, आई हैड स्कार्सली बनाओ, या फिर स्कार्सली शुरू में लगा रहे हो तो स्कार्सली हैड आई। स्कार्सली और हार्डली का मीनिंग क्या होता है? सेम। तो स्कार्सली हैड आई गॉन टू बेड बोलो, या फिर हार्डली हैड आई गॉन टू बेड बोलो, या फिर आई हैड हार्डली गॉन टू बेड बोलो, या आई हैड स्कार्सली गॉन टू बेड बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होगा, और दोनों में ही सेम पेयर यूज होता है व्हेन। ऑलराइट, चलो ये बताओ, आई हैड हार्डली क्लोज माई आईज व्हेन शी केम। वंशिका, क्या बनेगा इसका, और क्या बना सकते हो इसको? Hardly had I closed my eyes when she came. हार्डली हैड आई क्लोज माई आईज, या फिर स्कार्सली हैड आई क्लोज माई आईज, हार्डली हैड आई क्लोज माई आईज, या फिर आई हैड हार्डली क्लोज माई आईज, या फिर आई हैड स्कार्सली क्लोज माई आईज। ओके, सबका मीनिंग क्या होगा? सेम। Sure. चलो अब आगे एक चीज और समझते हैं, विच इज अबाउट नीदर नॉर। तो कई लोगों को लगता है कि जब नॉर है ना सिर्फ नीदर के साथ आता है, नीदर लगेगा तभी नॉर आएगा, तो इट्स नॉट करेक्ट गाइस। ऑल दो नीदर का पेयर होता है नॉर, नॉर अपने आप में भी आ सकता है, नॉर को मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और नॉर को हम नॉट और नेवर के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई नीदर लाइक दैट मैन नॉर डू आई डिसलाइक हिम, ये भी सही है, यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। या आप डोंट लगा के सेंटेंस बना दो, जैसे आई डोंट लाइक दैट मैन नॉर डू आई डिसलाइक हिम, ये भी बिल्कुल सही है। या आई नेवर लाइक दैट मैन नॉर डिड आई डिसलाइक हिम, थोड़ा थोड़ा मीनिंग चेंज होगा, लेकिन पहले में आप या तो नॉट लगा के सेंटेंस बनाओ, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, और दूसरे साइड में नॉट लगा दो, या फिर नीदर के साथ नॉर का यूज करो, या नेवर के साथ नॉर का यूज करो। समझ आया सबको? Yes, sir. ठीक है, जैसे बोथ है, बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर वर देयर। अच्छा, बोथ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, क्या ये सेंटेंस सही होगा? एंड की जगह एज वेल एज लगा सकते हैं यहाँ पे? Yes, sir. लगा सकते हैं या नहीं? बोथ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं गाइस, No, मैंने sir. बताया था बोथ के साथ एंड लगता है, एज वेल एज नहीं लगता है, बताया था। रॉन्ग पेयर, राइट पेयर, यहाँ पे देखो, बोथ के साथ एज वेल एज Yes, लगा sir. सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो बोथ के साथ क्या लगेगा? एंड लगेगा। कई बार हम गलती से लिख देते हैं बोथ ही एज वेल एज ब्रदर, तो गलत होगा। ऐसे बोथ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, क्या ये सही होगा? No, sir. नहीं, है ना, ये बनेगा बोथ द प्रेसिडेंट एंड द No, प्राइम sir. मिनिस्टर। या तो बोथ लगाओ ही मत, सीधा बोलो द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। जब आप कहोगे द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव? सिर्फ एंड से बना रहे हो तो, अगर बोथ नहीं लगा रहे हो सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग, और बोथ के साथ एंड लगा के सेंटेंस बना रहे हो तो कैसा कौन सा कंजंक्शन है?
Correlated. Okay. देखो, I can understand both his reasons and his arguments. या फिर बनाओ I can understand his reasons and his arguments. Not only can I hear him, but also I can see him. तो ये भी सही है. यहाँ पे हम can I क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि not only से इसे शुरू किया है. Okay. I can not only hear him, but also see him. ये भी सही होगा. आगे either it's right or it's wrong. इसी को हम क्या भी कह सकते हैं? It's right or wrong कह सकते हैं. Either मम्मी और डैडी will pick you up after school. इसको हम क्या कह सकते हैं? मम्मी और डैडी will pick you up after school. सिर्फ इधर हटा दोगे और लगा के बनाओगे तो ये कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा. इधर और लगा के बनाओगे तो ये कोरिलेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ठीक है. नो सूनर हैड आई ओपन द डोर देन द फोन रैंग. यहाँ पे नो सूनर की जगह कौन सा वर्ड लगा सकते हैं? स्कार्सली लगा सकते हैं. स्कार्सली हैड आई ओपन द डोर व्हेन द फोन रैंग. यस और नो? Hardly. हाँ, हार्डली लगा सकते हैं. हार्डली हैड आई ओपन द डोर. स्कार्सली हैड आई ओपन द डोर. बस ध्यान रखना, नो सूनर के साथ दैन आता है, स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है. When. हार्डली हैड द प्लेन टेकन ऑफ व्हेन द पायलट रिपोर्टेड सम ट्रबल. यहाँ पे हार्डली की जगह कौन सा वर्ड भी आ सकता है? Scarce. हाँ, इसमें स्कार्सली आ सकता है. और इसमें आप नो सूनर भी लगा सकते हो. आप पर नो सूनर के साथ दैन लगाना ध्यान रखना. नो सूनर हैड द प्लेन टेकन ऑफ देन द पायलट रिपोर्टेड सम ट्रबल. समझ आया सबको? Yes, sir. So that is these are the conjunction. अब एक चीज और जो लास्ट चीज है वो मैं एक बार समझा दूं आपको, which is अगर हम दो नेगेटिव आइडियाज को एक ही क्लॉज में लिखते हैं गाइस, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो नेगेटिव आइडियाज को हम एक साथ नहीं लिखेंगे, दो आइडियाज को एक साथ, क्योंकि अगर आपको मीनिंग चेंज करना है तब तो लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम दो नेगेटिव आइडियाज को एक साथ नहीं लिखते हैं ताकि मीनिंग चेंज ना हो. अब जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो हैं अनलेस, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग. ठीक है, अनलेस हो गया, सेल्डम हो गया, नोवेयर हो गया, नेवर हो गया, नथिंग हो गया, हार्डली, स्कार्सली, नीदर, बेयरली, रेयरली. ये कैसे वर्ड लग रहे हैं आपको? नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड? Negative. नेगेटिव. तो डबल नेगेटिव यूज नहीं करना है. डबल नेगेटिव जब भी आप यूज करोगे सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग. जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, I rarely went to meet nobody anybody across the road. तो कई बार हम क्या कर देते हैं? हम कहते हैं I rarely went to meet nobody across the road. अब rarely भी नेगेटिव है, nobody भी नेगेटिव है, तो दोनों जब आप एक साथ यूज करोगे, जैसे मैंने बोला I rarely went to meet nobody across the road, तो मीनिंग क्या हो रहा है इसमें? चेंज हो रहा है. इसका मतलब आएगा I went to meet everybody across the road. ये मीनिंग निकल के आएगा. यस और नो? Yes, sir. हाँ, क्योंकि इसमें मीनिंग चेंज हो रहा है. आपने रेयरली भी लगा दिया, नोबडी भी लगा दिया, तो मीनिंग हो गया चेंज. तो ताकि ये चीज ना हो, इस वजह से हम डबल नेगेटिव एक साथ यूज नहीं करते हैं. तो हम ये नहीं कहेंगे I really went to meet nobody across the road. हम कहेंगे I really went to meet anybody across the road. समझ आया? तो डबल नेगेटिव तब तक यूज नहीं करना जब तक मीनिंग चेंज ना करना. जब मीनिंग चेंज करना ही है, then you can keep it this way. Alright? समझ आ रहा है सबको या नहीं? Yes, sir. चलो एक कुछ और एक्सरसाइज करते हैं फिर इसी में. अच्छा, she hardly knows anything होगा या nothing about the family? Anything. Anything. अगर मैं कहूँ she hardly knows nothing about family, तो इसका मीनिंग क्या होगा? चेंज होगा? Yes, sir. कुछ पता हाँ, है. इसका मीनिंग निकल के आएगा she knows everything about the family. समझ आया गाइस? तो इस वजह से she hardly knows anything आएगा, ना कि nothing. I hardly know nobody होगा या anybody in the town? Anybody. Anybody. अगर आप कहोगे I hardly know nobody, तो इसका मतलब I know everybody.
तो मीनिंग चेंज हो रहा है, तो मीनिंग चेंज ना हो Yes, इसलिए डबल नेगेटिव एक साथ यूज नहीं करना है। अगर नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो जो कि सारे नेगेटिव है, अनलेस, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नीदर, बेयरली, रेयरली, तो इनके साइड में आपको नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड साइड यूज कर सकते हो बट नॉट ऑन द फर्स्ट साइड। अच्छा यहाँ बताओ, वी ही हैड नो टाइम टू रीड नोवेल्स एंड नो डिजायर, नीदर होगा या ईदर होगा? Either. ईदर। Either. either. ऐसे ही यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप या डोंट स्टॉप ईटिंग। Stop. He stopped. Stop. और ज्यादातर जिनको रूल नहीं पता वो हमेशा क्या कहते हैं, अनलेस यू डोंट स्टॉप ईटिंग। तो सही होगा अनलेस यू डोंट स्टॉप? No, sir. नहीं गाइस। अच्छा, दे डोंट सेल्डम कम हियर, क्या सही है इसमें? डोंट सेल्डम एक साथ आएगा? No, sir. तो या तो सीधा कहो दे डोंट कम हियर, या फिर कहोगे दे सेल्डम कम हियर। ओके, दिस विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग नेवर डज और नथिंग एवर डज, क्या होगा? Ever does. एवर। Ever. ही डज नॉट राइट वेल एंड आई डोंट राइट ईदर होगा या नीदर? Either. ईदर। Either. अच्छा, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट और हैड गिवन हिम बुक्स, तो डिनाई किया उसने, तो हैड नॉट गिवन हिम बुक्स होगा या हैड गिवन हिम बुक्स होगा? हैड विल बी देयर, ठीक है। Had डिनाइड given. के साथ हैड नॉट लगाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अनलेस यू स्टडी होगा या अनलेस यू डोंट स्टडी होगा? Unless Study. you study. स्टडी विल बी देयर। अच्छा, अनलेस यू डोंट स्टडी का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम कहेंगे इफ यू डोंट स्टडी, ऐसा कह सकते हैं? Yes, sir. डोंट लगा सकते हैं दो बार, इफ यू डोंट स्टडी? नहीं ना। No, sir. तो ध्यान No, रखना, sir. अनलेस का एक मीनिंग होता है, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। तो क्योंकि अनलेस के मीनिंग में ही नॉट है तो दोबारा नेगेटिव लगा सकते हैं क्या? जैसे कि अनलेस यू स्टडी, No, sir. तो सही है। अगर मैं कहूँ अनलेस यू डोंट स्टडी, इसका मीनिंग निकल जाएगा इफ यू डोंट स्टडी, तो दो बार डोंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अनलेस वाली साइड में नॉट नहीं लगना है, दूसरी साइड में लगा सकते हो आप। अच्छा, ही डज नॉट राइट वेल एंड नीदर आई डू या नॉर डू आई? डज नॉट पहले ही दिया है। Nor do I. वेरी गुड, ठीक है, नॉर डू आई विल बी देयर। बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, कौन सा सही है? Neither of us is not going. देखो बोथ लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे बोथ ऑफ अस आर गोइंग देयर, और नीदर किसमें लगेगा? Negative sentence. तो बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी दिया है बोथ भी दिया है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ बनेगा नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, हम में से वहां कोई नहीं जा रहा। ऐसे नहीं कहोगे हम दोनों में से वहां कोई नहीं जा रहा, या तो ये कहोगे हम दोनों वहां जा रहे हैं, या क्या कहोगे, नीदर ऑफ अस, तो यही आएगा कि हम दोनों में से वहां कोई नहीं जा रहा है। बट लिखते वक्त ऐसे नहीं कहोगे बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, आप कहोगे नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। ओके बेटा, कोई डाउट किसी को? Okay. नहीं, कोई डाउट नहीं है? तो जरा एक सेंटेंस है मेरे पास, इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट पास। इसको अनलेस से बनाना है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? अनलेस यू, Unless unless you you will study, you not will not pass. pass. क्या बनेगा? अनलेस यू डोंट स्टडी या अनलेस यू स्टडी? Unless you study. अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास, है ना। तो यहाँ पे अनलेस यू स्टडी आएगा और ये तो सही है। तो जो अनलेस वाली साइड में हम नॉट नहीं लगाएंगे कभी भी, ठीक है। दूसरी साइड लगा सकते हैं बट अनलेस वाली साइड में कभी भी नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि अनलेस का मीनिंग ये होता है इफ नॉट। तो हम तो या तो ये कहेंगे इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट पास, या फिर हम कहेंगे अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। समझ आया सबको?
कंजंक्शन के बारे Yes, में? sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा मुझे कोई छोटी सी क्विक रिवीजन हम करेंगे। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो क्या होता है सिंपल सेंटेंस? कैसा क्लॉज होता है? मेन क्लॉज The होता है, main. प्रिंसिपल क्लॉज बोल दो इसको, या फिर कैसा क्लॉज बोल देंगे इसको? प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस हमेशा मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही बोलते हैं, राइट? कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? टू सेंटेंस, टू किस तरह के सेंटेंस ज्वाइन करते हैं इसमें? मेन सॉरी Simple. प्रिंसिपल क्लॉजेस या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस? The principal. Yes, principal clause. To main clauses joined using कौन से conjunction? Coordinating Coordinating. conjunctions. यही होगा? Yes or no? Yes, sir. क्या था शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए? Banyo. वेरी गुड। And you. ठीक है, इसके अलावा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? इसमें वन मेन क्लॉज And one dependent. डिपेंडेंट या फिर कैसा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, अलग अलग तरह के हम वर्ड यूज करेंगे। सबसे बढ़िया सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? Complex. कॉम्प्लेक्स। Sir, complex. ठीक है, ठीक है, शेयर दिस फाइल। इसको गो थ्रू करना एक बार दोबारा, सारी चीजें एक बार दोबारा पढ़ना, मेक द नोट्स प्रॉपर्ली। कोई डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके।